गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग का टॉपिक था, लास्ट टर्म का टॉपिक हम लोग पढ़े थे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के तहत हम यदि पिछले टॉपिक को वीडियो को हल्का सा रिकॉल करना चाहें तो वो हम देख सकते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट के तहत हम लोगों ने देखा था इट इज आल्सो डिनोटेड बाई कैपिटल आई और स्मॉल आई, किसी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, कैपिटल आई और स्मॉल आई में भी इन योर बुक के तहत यदि देखा जाए तो अभी कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस होता है। कैपिटल आई मीन्स डीसी करेंट, कैपिटल आई मीन्स डीसी करेंट, व्हाइल स्मॉल आई मीन्स एसी करेंट, अल्टरनेटिव करेंट। ठीक है ना, लेकिन इन जनरल इसमें कोई लोअर क्लास के तहत इसमें कोई डिफरेंस माना नहीं जाता है। यू कैन डिनोट आइदर स्मॉल आर कैपिटल आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम कोई भी आई ले सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा था आई इज इक्वल टू लिखा गया था Q डिवाइडेड बाई T इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई T। ठीक है, हमने इसका डेफिनेशन दिया था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट, यानी आवेश प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये क्या है, हमारा चार्ज है, चार्ज यानी आवेश है। ये यदि आवेश को देखें तो एक सिंपल सी भाषा में देखा जाए कि आवेश क्या होता है। देखें, हम यदि आवेश का एक सिंपल सा कंसेप्ट अपने माइंड में हम रखना चाहें कि आवेश होता क्या है। वैसे हम लास्ट के वीडियोज में आवेश के बारे में बता रखे हैं, लेकिन फिर भी अभी हम यदि ताजा कंसेप्ट लेना चाहें तो आवेश देखें क्या होता है। आवेश सपोज करें, सिंपल सा एग्जांपल फॉर कंसेप्ट ऑफ चार्ज। आदमी कोई भी आदमी यदि गुस्सा में आता है ना, गुस्सा में कभी कभी सब आते हैं, बच्चे भी आते हैं, गार्जियन भी आते हैं, टीचर भी गुस्सा में कभी कभी हो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा या थर्ड पर्सन यदि देखता है तो यदि शांत कराना चाहता है तो यही बोलता है ना कि अपने आवेश को थोड़ा शांत करो, माने अपने क्रोध को शांत करो। ठीक है ना, आवेश यानी वो इस टाइप की एनर्जी। जब आदमी गुस्सा में आते हैं तो ज्यादा फुर्तीले नजर आने लगते हैं, आते हैं ना, ज्यादा फुर्ती से इधर उधर हाथ पांव भागने लगते हैं ना। हाथ पांव भागते भागते कोई अदर सामने आ जाए तो उसके ऊपर भी हाथ पांव चला सकते हैं। इसलिए तो वो सेम कहानी यहाँ भी है। यहाँ भी आवेश का मतलब यही है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है ना, ये हमारा है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो डेफिनेशन है आई का जो डेफिनेशन है
क्या है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो एक चीज से फ्लो नहीं होता है ना। पानी यदि पाइप से फ्लो होता है तो एक पानी का पार्टिकल फ्लो नहीं होता, असंख्य पार्टिकल ऑफ वाटर होते हैं, वो एक पाइप के थ्रू फ्लो होता है, पाइप के थ्रू गतिमान होता है, गतिशील होता है, जिसको हम फ्लो कहते हैं, यही कहते हैं ना। तो यहां भी यदि ये कह रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी बहुत सारे चार्ज होंगे, बहुत सारे चार्ज होंगे ना। अब बहुत सारे यदि चार्ज हैं, इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मिलकर बहुत सारे चार्ज बनेंगे या मिलेंगे, फैक्ट है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात आ गई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात आ गई तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह से ये हमें मिल गया टोटल चार्ज, ठीक, डिवाइडेड बाई टी, रेट निकल गया, डिवाइडेड बाई टी यानी क्या निकल गया, रेट निकल गया। और इस तरह से हमें जो वैल्यू फाइंड आउट होगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इट इज क्लियर। अब यदि हम आगे देखना चाहें तो इसका मेजरमेंट भी तो होना चाहिए ना, इसका माप भी होना चाहिए। हर चीज का माप होता है, हर फिजिकल क्वांटिटी की माप करने के लिए एक यूनिट बनाई हुई है ना, और वो यूनिट किसी न किसी मेजरिंग डिवाइस की यूनिट होती है ना, जिससे हम मेजर करते हैं। तो वो यदि हम देखें तो लास्ट टॉपिक जो इसको हम डिफाइन कर रखे थे, तो वहां हम लोग लिखे थे इट इज मेजर्ड बाय द यूनिट ऑफ करंट इज, क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड और एम्पियर। हमने बताया था कि ये एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है अमीटर। क्या नाम होता है, अमीटर, ठीक है। अमीटर इज द मेजरिंग डिवाइस ऑफ करंट, और उसकी जो यूनिट होती है वो अमीटर से ही एमीटर का दिया गया है। ये इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हमारा क्या है, अमीटर या एमीटर, ठीक है ना। तो ये इसको हम लिख सकते हैं कूलाम प्रति सेकेंड और एम्पियर। तो ये हमारा एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहां से हम नापते हैं। लेकिन अब हम यदि देखें कि ये मेजरिंग डिवाइस जो मीटर हैं, ये किस तरह से सर्किट में नापते हैं, किस तरह से सर्किट में कनेक्ट करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक करंट माप सकें, ठीक है ना। तो ये कहानी एक सर्किट के थ्रू हम समझेंगे। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो होता है, सर्किट में, सर्किट यानी परिपथ में, किसमें, सर्किट में। इन सर्किट को बोलते हैं परिपथ, ठीक है ना। यानी ऐसा पथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड सर्किट, यानी परिपथ, उसे हम परिपथ कहते हैं। ये कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। कैसा, क्लोज्ड पाथ, ओपन पाथ में कोई करंट नहीं फ्लो होता है। इसलिए ये कंसेप्ट भी अपने माइंड में रखना है कि जहां भी हम करंट या कोई भी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं
तो वो ये पहले इंश्योर कर लें कि हमारा जो परिपथ है वो कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। यदि क्लोज्ड पाथ है तब तो वो करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। नाउ अब हम देखें मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि विद्युत धारा का माप कैसे करें। हाउ कैन मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देखो ये यहाँ एक फिगर में एक सर्किट ड्रा किया गया है, दिखाया गया है, जिसमें ये जो दिख रहा है ना, यहाँ दो पैरेलल लाइन दिख रही होगी। ठीक है ना, जिस दो पैरेलल लाइन में एक स्मॉल होता है और दूसरा बिग या लॉन्ग होता है। तो जो स्मॉल है दैट इज योर निगेटिव पोल ऑफ द बैटरी। जो बैटरी हम देखते हैं घरों में, ठीक है ना, या जो सेल होते हैं जो यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस में, लाइक एज रिमोट, ट्रांजिस्टर, तो हर एक बैटरी या सेल पर दो पोल होते हैं। एक पोल पर पॉजिटिव, बारीकी से यदि देखोगे केयरफुली तो उस पर लिखा भी रहता है, सिंबल बना रहता है, एक पर निगेटिव और अदर साइड पॉजिटिव। तो जो निगेटिव होता है, निगेटिव साइड ऑफ पोल, वो स्मॉल से डिनोट करते हैं, और जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं बैटरी का, दैट पोल इज इंडिकेटेड बाई बिग और लॉन्ग पैरेलल लाइन। ठीक है ना, तो ये तो हो गया बैटरी की बात। नाउ यहाँ एक देखो सर्किल बनाया गया है जिसमें एक एरो लगा हुआ है। ये एरो नॉर्मली इस पर देखो, यहाँ इस पर नंबर पड़े होते हैं, बीच में यहाँ होता है 0, एकदम वर्टिकल पॉइंट पर होता है 0, या यहाँ होगा 0। ठीक है ना, ये हाफ सर्किल पर मूव करता है। कितने सर्किल पर? हाफ सर्किल में ये मूव करता है। ठीक है ना, ये अमीटर का जो सिंबल यहाँ सर्किट में दर्शाया गया है, ये अमीटर होता है एनालॉग टाइप का, ये डिजिटल टाइप का नहीं होता है। इसमें एक नीडल लगी हुई होती है, इस पर नंबर लिखे गए होते हैं 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से लिखे गए रहते हैं। दैट नंबर इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है ना, ये जो नंबर है, ये जो एरो है वो डिफ्लेक्ट होता है, डिफ्लेक्शन होता है उसमें। यानी यदि करंट तुम्हारे परिपथ में है 1 एम्पियर होगी तो 1 नंबर जहां लिखा है उस पर जाके टिक जाएगी, रुक जाएगी। ज्यादा करंट होगा 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, तो वो उस नंबर पर जाके रुक जाएगी। लेकिन ये तो ठीक है, ये मीटर है, ये इस तरह से रुक जाएगी, नंबर हम रीड करेंगे। अदर थिंग्स हैं, इसको कनेक्ट कैसे करें? तो यदि हमको सपोज करो ये सर्किट है, यहाँ ये लिखा हुआ है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मीन्स नथिंग, इट इज ए टाइप ऑफ डिवाइस विच ऑपरेट्स बाय द इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा एक डिवाइस है, लाइक एज ट्रांजिस्टर, चार्जर, फैन, बल्ब, जितने हम सर्किट में यूज करते हैं, ठीक है ना, वो एक टाइप का ये रेसिस्टेंस होता है। उसका जो इफेक्ट होता है ना, यानी बल्ब, फैन या टेलीविजन, जो भी डिवाइस हम यूज करते हैं इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, तो वो कुछ न कुछ किसी न किसी टाइप से सर्किट को इफेक्ट डालता है ना, कुछ भार डालता होगा, कुछ बोझ डालता होगा। दैट इफेक्ट, दैट टाइप ऑफ इफेक्ट ऑफ द डिवाइस विच इज यूज्ड इन योर सर्किट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। अभी हम आगे रेसिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। अभी
डिटेल डिफाइन करेंगे। ये व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट और एनी डिवाइस, किसी डिवाइस का या किसी सर्किट में जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो अभी हम डिफाइन करेंगे डिटेल। लेकिन यहाँ के केस में अभी हम बता रहे हैं कि ये क्या होता है। अब आगे आ जाए तो यहाँ लिखा है की और स्विच। तो हमारे घरों में स्विच लगे होते हैं। स्विच को जब हम ऑन कंडीशन में कर देंगे, ऑन करेंगे, तो हमारे जो स्विच फैन से जुड़ा होगा तो फैन चला देगा, बल्ब का स्विच होगा तो बल्ब जल जाएगा, ठीक है ना। तो यानी सर्किट में ये हमारा जो की और स्विच लगा है ये सर्किट को क्लोज्ड या ओपन करने का काम करता है, ठीक है ना। बाय यूजिंग दिस डिवाइस यानी की वी कैन क्लोज और ओपन द सर्किट एक्टिवेशन। सर्किट का जो एक्टिवेशन है उसको क्लोज या ओपन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर या दिस टॉपिक इज डायरेक्शन ऑफ द करेंट। ये हमेशा ध्यान रखना, आगे के कक्षाओं में जाकर भी बच्चे, मोस्टली बच्चे ये हमेशा गलती करते रहते हैं कि जो सर्किट ड्रा करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसे दें, ठीक है ना, कैसे इंडिकेट करें। ये सिंपल सी बात है। ये द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट। ये सेंटेंस अभी हमने जो बोला, ये सेंटेंस अपने दिमाग में यदि कोई रख ले तो डायरेक्शन ऑफ करंट इंडिकेट करने में उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमने क्या बोला? हमने बोला कि डायरेक्शन ऑफ करंट will be opposite to the flow of charge or flow of electron in the circuit, ठीक है ना। हमने बोला कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है? विद्युत धारा का डायरेक्शन होता है, दिशा होता है। समझ में आया? तो ये यदि देखें तो ये देखो, ये हमारी बैटरी है, बैटरी है ना। ये हमारा क्या है? बैटरी के मतलब ये दो पोल हैं। हमने यदि बेसिक हल्का सा हम यहाँ एक ड्रा करते हैं सेल का वो, तो हमने देखा था यहाँ दो रॉड लगे हुए होते थे। एक को हम एनोड बोले थे और सेकेंड को क्या बोले थे? कैथोड बताया गया था, ठीक है। एक एनोड हो गया, सेकेंड हमारा कैथोड हो गया। इसमें इसमें हम एक सॉल्यूशन फिलअप करते हैं। कौन सा? ये एक केमिकल सॉल्यूशन होता है। वो केमिकल सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। अम्लीय सॉल्यूशन इसमें फिलअप करते हैं, लेकिन वो अम्लीय सॉल्यूशन हम ये पढ़ाते समय, इस टॉपिक को कवर करते समय हमने बताया था कि ये अम्लीय सॉल्यूशन तो होता है लेकिन डाइल्यूट होता है कि कंसंट्रेट? डाइल्यूट होता है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे हमने उस दिन दिखाया था, नमक का घोल भी डाल सकते हैं, NaCl, ठीक है। H2SO4 भी डाल सकते हैं, HCl भी डाल सकते हैं। इस टाइप से हम इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन फिलअप करते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ यदि हमारे देखें
तो ये यदि हम सेल का कंसेप्ट जो कि पिछले वीडियो में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसके कंसेप्ट को देखें तो ये फुली चार्ज होने के कंडीशन में यदि हमारा सेल या बैटरी पूरी चार्ज है तो उस कंडीशन में यदि हम इसको किसी डिवाइस बल्ब से यदि जोड़ दें एनोड और कैथोड को, तो कैथोड पर जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन इधर से होते हुए बल्ब से होते हुए कैथोड पर आएंगे और आके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी उदासीन होते जाते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते जाते हैं, उदासीन होते जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से यहां यदि हमारा एक क्लोज्ड पाथ है, यानी इन द क्लोज्ड कंडीशन ऑफ की अभी देखो हमारा की क्या है, ओपन है। जब इसको प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा ना। और जैसे ही क्लोज होगा इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, और वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या फ्लो होगी, पहले तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन देखो इधर से यहाँ गैप है, यहाँ क्या है, दोनों बैटरी के जो पोल्स दिख रहा है वो पोल्स के बीच में गैप है ना, यहाँ सॉल्यूशन भरे रहते हैं। ठीक है, तो ये गैपिंग से उछल कर नहीं जाएगा, ये किधर से आएगा, जैसे ही इसको क्लोज मिलेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये फ्लो होंगे। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू स्टार्ट, और ये फ्लो होते होते ऐसे आते रहेंगे। ये हम आके एक वन बाय वन इलेक्ट्रॉन करके ऐसे फ्लो होंगे, फ्लो होके पॉजिटिव पोल पर आएंगे। अब पॉजिटिव पोल पर ऑलरेडी किस टाइप के चार्ज इकट्ठे हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हैं। वो एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक पॉजिटिव चार्ज से मिलते जाएंगे और इस तरह से क्या हो जाएगा, उदासीन होते जाएंगे। ठीक है ना, यानी न्यूट्रलाइज होते जाएंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन क्या है, ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस दिशा में है ना, ये डायरेक्शन है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमारा ये है ना। और यदि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है तो हमने अभी बोला ये द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इसके विपरीत यानी इस डायरेक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा आई, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। यानी इस सर्किट के केस में यदि हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज तो करंट ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक करंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होगा। क्लियर, तो हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो ये हमने ये अमीटर की जो बात आई, जो अमीटर कैसे कनेक्ट करें, तो हमेशा ये ध्यान रखना, ये क्या है, सीरीज है, ये सीरीज है, सीरीज यानी श्रेणी। तो अमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन ए सर्किट
किस कंडीशन में? इन सीरीज कंडीशन ओनली, यानी सीरीज कंडीशन में ही केवल इलेक्ट्रिक करंट के मेजरमेंट के लिए अमीटर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना। दो टाइप के कनेक्शन होता है, एक तो सीरीज और अदर पैरेलल। यदि हमें वोल्टेज मेजर करना हो, वोल्टेज मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करेंगे, वोल्ट मीटर। ठीक है ना। और वोल्ट मीटर यदि यूज करेंगे तो वो कनेक्ट टू द पैरेलल करते हैं, वो पैरेलल कनेक्ट होगा, सीरीज में नहीं होगा। ठीक है ना। अब पैरेलल क्यों कनेक्ट होगा? ये तो सिंपल सी बात है। देखो कि ये सीरीज में क्यों होता है, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल क्यों करते हैं? वोल्टेज किसका मेजर कब किया जाता है? वोल्टेज, अभी वोल्टेज की बात नहीं आई है, इसलिए थोड़ा सा अभी समझने में दिक्कत हो रहा होगा। अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वोल्टेज ही हम पढ़ेंगे, यानी पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज द पोटेंशियल। ठीक है ना। तो अभी पोटेंशियल हम चलाएंगे। चलो पोटेंशियल जब स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल, तो फिर हम देखेंगे कि ये वोल्ट मीटर की क्या क्या कहानी है, फिर समझा देंगे। ठीक है। तो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वैद्युत विभव। इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत विभव। ठीक है। इसको हम समझे एक्चुअल में होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वैद्युत विभव जो लिखा गया है, ये क्या होता है समझने की बात है। ठीक है ना। तो यदि ये होता क्या है, इलेक्ट्रिक के केस में हम देखने जा रहे हैं, वैद्युत विभव देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक के केस में। इसको समझने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देख चुके, चार्ज भी देख चुके। ठीक है ना। यहां जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात है, वैद्युत विभव, ये आगे हम लिख दे रहे हैं 8A पॉइंट। हम वैद्युत विभव कहां देखना चाह रहे हैं? 8A पॉइंट पर, एक बिंदु पर। तो मान ले हमारा यहाँ एक कोई बिंदु है A। ठीक है ना। यहां हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना चाह रहे हैं कि इस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना है। ठीक है ना। तो ये कैसे देखें? तो ये इसको देखने के लिए इसका डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8A पॉइंट। वो डेफिनेशन ये है कि द वर्क डन विच इज रिक्वायर्ड टू कैरी ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट। ठीक है ना। पर यूनिट चार्ज, per unit charge work done required is called potential at a point। ठीक है ना। हमने क्या बोला? अनंत से एकांक आवेश को किसी बिंदु पर लाने में कृत कार्य उस बिंदु का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है ना। यानी सपोज करें कि ये हमारा एक पॉइंट है और ये एरिया हम मान लें, ये एरिया हम मान ले कहाँ है? इनफाइनाइट है। ये एरिया हमने मान लिया कि इनफाइनाइट एरिया है, अनंत है।
तो यहां से यानी इनफाइनाइट से अनंत से एकांक आवेश हमने मान लिया Q स्मॉल q इज ए यूनिट चार्ज। हमने मान लिया स्मॉल q इज ए यूनिट चार्ज, एक इकाई आवेश है, हमने मान लिया। तो इस आवेश को यहां से यहां तक लाने में यानी पॉइंट ए तक लाने में यदि W जूल कार्य की आवश्यकता है, W जूल कार्य की आवश्यकता पड़ी या हो, कार्य की आवश्यकता हो, तो इस बिंदु का विभव यानी पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा W डिवाइडेड बाई Q। ठीक है ना? यानी इफ ए यूनिट चार्ज रिक्वायर्ड ए वर्क W, ठीक है ना, फ्रॉम कैरीड unit charge carried from infinite to a point, then the required work done per unit charge is called voltage at a point। ठीक है ना, या पोटेंशियल एट ए पॉइंट, उसको हम पोटेंशियल एट ए पॉइंट कहेंगे। यानी अनंत से जिसका कोई अंत न हो, दैट इज कॉल्ड अनंत। ठीक है ना, जो दूरी हम माप न सके, जो माप सकते हैं वो अनंत नहीं है। जो दूरी हम, जो डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस विच इज नॉट मेजर्ड बाई आई आर यू ना, इज कॉल्ड इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट है। वहां से किसी एकांक आवेश को निश्चित बिंदु ए हमने मान लिया है तक लाने में यदि W जूल कार्य करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये पर यूनिट चार्ज किया गया कार्य या रिक्वायर्ड वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ये क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यदि ये समझ में आ गया है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट यदि समझ में आ गया है, तो इसके जस्ट बाद अच्छे इसका डेफिनेशन यदि लिखने की जरूरत है तो लिख सकते हो कि द वर्क, द रिक्वायर्ड वर्क, द रिक्वायर्ड वर्क पर यूनिट चार्ज which carries a unit charge infinite to the given point, to the given point is called potential at the point, at potential of the point of the point
ठीक है ना। द रिक्वायर्ड वर्क पर यूनिट चार्ज विच कैरीड, जो कि कैरीड करता है ए यूनिट चार्ज इनफाइनाइट टू द गिवन पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट। ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, यानी वैद्युत विभव किसी बिंदु पर। ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल वी, यानी पोटेंशियल को हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। हेंस V इज इक्वल टू W बाई Q। W इज द वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी ए यूनिट चार्ज इनफाइनाइट टू द पॉइंट A एंड Q इज द चार्ज, टोटल चार्ज। ठीक है ना। हेंस V इज इक्वल टू W बाई Q। यूनिट ऑफ द पोटेंशियल यदि हम देखें, यूनिट ऑफ पोटेंशियल, तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल लिखना चाहो, यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज क्या है, जूल पर कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब आर वोल्टेज, वोल्ट आर वोल्ट। यूनिट ऑफ पोटेंशियल हो गया जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट। ठीक है ना। तो ये हमारा रहा। अच्छा, इट इज मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर, इट इज measured by वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, इसे किस चीज से मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। एंड द डिवाइस इज कॉल्ड, डिवाइस को मेजर बाई वोल्ट मीटर। जो डिवाइस मेजर करते हैं, जिस डिवाइस से हम वोल्टेज मेजर करते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। ठीक है ना। करंट मेजरिंग डिवाइस क्या होता है, अमीटर होता है, जबकि वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है ना। और एक ऐसा डिवाइस मार्केट में उपलब्ध है जिससे कि हम वोल्टेज एंड करंट दोनों मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा भी उसमें कई फंक्शन, कई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। दैट इज कॉल्ड मल्टीमीटर। उसे क्या बोलते हैं, मल्टीमीटर करते हैं, मल्टीमीटर बोलते हैं। लेकिन मल्टीमीटर से वोल्टेज और करंट मेजर करने के लिए उसको, यानी मल्टीमीटर को उसके मूड में सेट करना पड़ता है। यानी यदि हम करंट मेजर कर रहे हैं तो सबसे पहले वोल्ट मीटर को, मल्टीमीटर को करंट मूड में सेट करेंगे, और यदि वोल्टेज मेजर करना है तो उसको वोल्टेज मेजर के मूड में सेट करेंगे। अदरवाइज वोल्टेज मूड में है, करंट में लगा दो तो वो रीड नहीं करेगा। करंट मूड में है, वोल्टेज मेजर करने के लिए कहीं कनेक्ट कर दिए तो मल्टीमीटर क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, फूंक जाएगा। ठीक है, उसका सेवा समाप्त हो सकता है। ठीक है। तो हमेशा मेजर करने के लिए, करंट मेजर करने जा रहे हो या वोल्टेज मेजर करने जा रहे हो, सबसे पहले वोल्ट मीटर का यानी मल्टीमीटर का मूड चेक कर लो कि वो वोल्टेज मूड में है कि नहीं है। और करंट यदि हम चेक करने जा रहे हैं, मेजर करने जा रहे हैं, तो उसको करंट मूड में सेट कर लेना है। ठीक है। अच्छे, तो ये हो गया कहानी। आवर नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस
क्या देखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। अभी हमने जैसा कि देख लिया पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है ना। अब हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यहां लिख दो पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारा रहा पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस की बात यदि आ गई तो हमें ये क्लियर दिमाग में आ जाता है, डिफरेंस इन बिटवीन टू पॉइंट। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? बिना दो के बीच में डिफरेंस निकलता है क्या? नहीं। घटा हम करते हैं यानी सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वहां भी हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए कितने नंबर चाहिए? दो नंबर की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो यहां भी डिफरेंस निकाल, डिफरेंस की यदि बात आ गई, इट मीन्स कि इन बिटवीन टू पॉइंट। तो यहां मान लें हमारा एक पॉइंट है ए, यहां है एक पॉइंट बी। ये हमारा हो गया एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, ये ध्यान रखना, हिंदी में हम दो टाइप के शब्द अभी बोल रहे हैं। एक तो बोले थे वैद्युत विभव, विभव तो हो गया एक बिंदु पर। दूसरी बात आ रही है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वैद्युत विभवांतर। इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारा यदि पोटेंशियल डिफरेंस की बात देखें, वैद्युत विभवांतर की इन बिटवीन टू पॉइंट, तो इसका डेफिनेशन भी सिंपल है। अभी तक तो हम एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में कृत कार्य यानी रिक्वायर्ड वर्क पर यूनिट चार्ज, इसका विभव हो गया था, पोटेंशियल हो गया था, ठीक है ना। यहां दोनों पर अनंत से नहीं उठा के लाएंगे, यहां दोनों पर अनंत से नहीं लाएंगे। यहां हम सपोज करो कि ये हमारा क्यू कूलाम चार्ज है। इस क्यू कूलाम चार्ज को कैसे भी किसी भी तरह से धक्का देके ए से बी तक पहुंचाना है, यहां से यहां तक पहुंचाना है। तो यदि हमें किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। बिना कार्य किए थाली से रोटी मुंह में चली जाती है क्या? नहीं जाती। रोटी को भी थाली से, यानी थाली कहाँ रहती है? टेबल पर आती है, जमीन पर आती है, कहीं भी रहती है, ठीक है ना। यानी तुम्हारे मुंह के माने हमारे मुंह के या तुम्हारे मुंह के पास में नहीं रहती है। सम डिस्टेंस पर थाली या ग्लास पानी जो पीते हैं रखा जाता है ना। उसको यदि हमें पीना है या खाना है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं? उसको उस स्थान से उठाकर अपने मुंह के स्थान तक लेके जाते हैं। तो इसको ले जाने में काम करना पड़ता है ना, कार्य करना पड़ता है। जिसके शरीर में ताकत खत्म हो जाती है, यानी वृद्धा अवस्था में जो बुढ़े आदमी हो जाते हैं ना, उनका हाथ ग्लास पानी सामने रख दो तो वो ग्लास उठा के अपने मुंह तक भी ले जाने के लिए ताकत नहीं होती, यानी वो इतना भी कार्य अब नहीं कर सकता आदमी, वो नहीं ले जा पाते हैं। ऐसा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा क्यू कूलाम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ न कुछ कार्य
करना पड़ेगा। और वो यदि कार्य हमें W की जरूरत पड़ा, यानी यहां से इस चार्ज को यहां तक ले जाने में यदि हमें W जूल कार्य करना पड़ रहा है, देन ठीक है ना, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन A एंड B विल बी इक्वल टू, hence potential difference in between AB, यदि हम इसको स्मॉल ab से डिनोट करते VAB, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन 2 पॉइंट AB इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा W बाई Q। इसका भी यूनिट लिखेंगे तो वही है जूल पर कूलम R वोल्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन 2 पॉइंट। तो देखो ये जो बैटरी के पोल पर 2 पोल होता है, वहां जो 12 वोल्ट या 6 वोल्ट या जो भी वोल्टेज हमें मेजर करने के बाद या जो फुली चार्ज कंडीशन में लिखा गया रहता है, वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पोल्स होते हैं, ठीक है ना। यानी दोनों पोल पॉजिटिव और निगेटिव पोलों के बीच का विभवांतर होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। आवर नेक्स्ट पॉइंट, now our next topic is explanation of electric flow based on free electrons। अब ये हमको देखना है कि ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लो, तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लो यानी विद्युत प्रवाह बेस्ड ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी ये जो इलेक्ट्रिक फ्लो हमारी होती है वो किसके थ्रू होती है, सर्किट के थ्रू होती है। सर्किट जो हमारा होता है वो किस टाइप का मटेरियल से बना होता है, कंडक्टिंग मटेरियल होता है। जो सर्किट का पाथ होता है वो क्या होता है, कंडक्टिंग मटेरियल का पाथ होता है, उसके थ्रू हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो ये जो पाथ का मटेरियल है ना, पाथ का मटेरियल, दैट मटेरियल विच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पाथ, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए जो हम पदार्थ को यूज करते हैं, वो पदार्थ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि फ्री हैं, ठीक है, तब तो उससे इलेक्ट्रॉन फ्लोज होगा। अदरवाइज यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो उससे इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो नहीं होगा, ठीक है। लाइक एज यदि हम देखें कॉपर Cu, ठीक है, एल्यूमिनियम Al, Au चांदी, Ag क्या होता है, सिल्वर, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के, 4 टाइप के हमने मटेरियल यहाँ मेटल का वो लिख दिया संकेत। Au क्या है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, Au सोना, Ag चांदी, ठीक है ना। तो ये चारों के चारों जो मटेरियल लिखे हैं ये कंडक्टिंग मटेरियल है। इसके अलावा भी मटेरियल होता है कंडक्टिंग, Fe आयरन, ये भी कंडक्टिंग मटेरियल है। लोहा से भी यदि बिजली में टच हो जाए, बिजली वो बिजली माने विद्युत में बिजली, वो जो भोजपुरी में बिजली बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो यदि टच हो जाए तो भी करंट लगता है ना, तो भी करंट हमें लग जाता है। बहुत सारे हैं, फिटकरी,
फिटकरी हम लोग जानते हैं ना, फिटकरी जानते हैं क्या होता है इसका, वो रासायनिक सूत्र K2SO4 Al2SO4 thrice into 24H2O। ये है ना हमारा फिटकरी का क्या है, फार्मूला होता है। तो इसमें ये फिटकरी का जो फार्मूला होता है, अभी हम बताएंगे मेटल नॉन मेटल, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ऑल मेटल इज कंडक्टिंग मटेरियल। जितने मेटल होते हैं, मेटल्स होते हैं, सारे सारे कंडक्टिंग मटेरियल हैं। लेकिन उसमें भी टाइप्स हो सकते हैं ना, उसमें भी टाइप्स होते हैं। यहाँ ये जो दिख रहा है ना, ये के, ये मेटल नहीं है, एस मेटल नहीं है, ओ मेटल नहीं है, यहाँ भी एस मेटल नहीं है, ओ मेटल नहीं है, एच मेटल नहीं है, ओ मेटल नहीं है। लेकिन ये कंडक्टिंग मटेरियल में आता है। ये इसे, क्योंकि इसमें क्या है, एल है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लो कर देगा, यानी इसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है ना। तो ये चलो अभी हम देखें कि मेटल, ऑल मेटल इज क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है। और जो नॉन मेटल है, जैसे नॉन मेटल में क्या आ जाएगा, अभी सारे दिखाए, पोटेशियम, सल्फर, डिफरेंट टाइप के ना, ये सारे के सारे हमारे नॉन मेटालिक मटेरियल हैं। वुडन, प्लास्टिक, ये सारे नॉन मेटल में आएंगे। ठीक है ना। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट पर देखें तो सबसे ज्यादा जो शुद्ध कंडक्टर है, कंडक्टर शुद्ध प्योर कंडक्टर, दैट इज एयू। वो क्या है, एयू है, सोना। ठीक है ना। सोना मत रात में सो जाना नहीं, सोना पता चले कितने लोग सो गए। ठीक। एयू यानी मेटल, जो हमने गोल्ड, जो जिसको ज्वेलरी के रूप में यूज करते हैं, तो ये हमारा है सबसे प्योर कंडक्टिंग मटेरियल। नाउ सेकेंड पोजीशन पर जो आता है कंडक्टिंग मटेरियल, वो क्या है, एजी। जो कि ये दोनों के दोनों, अभी जो हम प्योर गोल्ड बताए या प्योर एजी जो बोल रहे हैं कि प्योर कंडक्टिंग मटेरियल है, प्योर कंडक्टिंग मटेरियल के मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और नंबर इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे, अब देखो कहीं मेला में यदि जा रहे हो, कोई जाए, तो सबसे ज्यादा मार्केटिंग कौन करेगा, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा ना। उसको दिमाग से सोचना ही नहीं पड़ेगा ना, ये बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है या बहुत ज्यादा सामान हम क्यों खरीद रहे हैं। वो फालतू का सामान भी, अनयूजेबल सामान भी वो खरीद लेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, उसको इस बात की परवाह नहीं है। ठीक है ना। और जिसके पास पैसे की कमी होगा, वो खरीदेगा तो जाएगा, वो भी मार्केट जाएगा, सामान भी खरीदेगा, लेकिन वो बहुत दिमाग से गणित लगा लगा के सामान खरीदेगा कि यह सामान ले जाए, इसी से हम ऐसा सामान खरीदे जो मल्टीपर्पज हमारा काम निकल जाए। तो वो इस टाइप से काम करेगा। आज जिसके पास पैसा होगा ही नहीं, वो क्या करेगा, वो तो बेचारा जाएगा भी तो अपना मुंह लटका के और धीरे से चारों तरफ का सामान देख लेगा, वो देख के ही खुश हो जाता है ना। जहाँ हमने तो बहुत सारे सामान देखे, मेला में बहुत बिक रहा था, ठीक है ना, उतना ही में वो आनंदित हो जाता है, उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये इसी टाइप से यहाँ अभी हमने बताया कि फर्स्ट नंबर पर कंडक्टिंग जो है प्योर कंडक्टिंग मटेरियल, वो क्या है, एयू। सेकेंड नंबर पर एजी,
जो कि ये दोनों के दोनों इतने कॉस्टली होते हैं या कॉस्टली है भी, ताकि हम इसको इलेक्ट्रिक पाथ के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, एफोर्डेबल नहीं होता ये, ठीक है ना। तो नंबर 3 पर हमें क्या मिला, Cu कापर कापर को भी गुड कंडक्टर के श्रेणी में माना जाता है। नंबर 3 पोजीशन, इसका पोजीशन क्या है, नंबर 3 है। ये हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पाथ के फॉर्म में, ठीक है ना, लाइक एज वायर, कापर वायर जो यूज करते हैं घरेलू या इंडस्ट्रियल पर्पज में, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है जहां, ठीक है ना। तो ये कॉस्टली तो ये भी है, लेकिन ये ऐसा इतना कॉस्टली भी नहीं है जो कि हम इसका कॉस्ट को वहन न कर सके, ठीक है। तो ये रहा नंबर 3 पर। नंबर 4 पर आता है कंडक्टिंग मटेरियल में एल्यूमिनियम, ये नंबर 4 पर आता है। अब ये अभी हम देखें कि नंबर 1, 2, 3, 4 हमने बताया ना, तो क्या ये हमारे दिमाग का ये उपज है जो हमने बताया जी ये सोना एयू बहुत महंगा देख लिए तो इसको फर्स्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। इसमें जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन मेटल्स में, उसकी मेजॉरिटी या माइनॉरिटी के अवेलेबल माइनॉरिटी और मेजॉरिटी फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड हैं, यानी जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं वो 1 नंबर की श्रेणी पर आएगा, श्रेणी नंबर, सीरीज नंबर 1 पोजीशन पर आएगा। जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उससे कुछ कम है वो 2nd नंबर पर आएगा। इसमें Ag से कम है, 3rd पर आया। एल्यूमिनियम में Cu से कम मिलेगा, 4th पर आया। इसके बाद भी और सारे कम फ्री इलेक्ट्रॉन वाले हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो उसका सीरीज वैसे ही चलता है। अब कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यदि हम लिखे हैं इन सम मेटल्स में, हमने देखा भी, ठीक है ना। तो ये कितने टाइप के होते हैं, मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ चार्ज के फॉर्म में बेस पर यदि देखें तो हम मेटल्स को या टोटल पदार्थ जो है इनको 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर नंबर 2 सेमी कंडक्टर, नंबर 3 इंसुलेटर, नंबर 3 में हमने क्या ले लिया, इंसुलेटर। कंडक्टर मीन्स होता है चालक, ठीक है। सेमी कंडक्टर अर्धचालक, और 3rd नंबर हो गया इंसुलेटर यानी कुचालक। सेमी कंडक्टर यानी कुचालक। अब देखो इसको इस टाइप से समझ लें, हम पैसे के हिसाब से समझ लें। अभी जो एग्जांपल हमने बताया कि एक ऐसे भी पर्सन होते हैं, ऐसे बंदे होते हैं, इस टाइप के भी पर्सन होते हैं बंदे जिसके पास बहुत पैसा है। वो जहां पैसा नहीं खर्च करना होता है वहां भी बेमतलब का पैसा फेंकते रहते हैं। ले जा तो भी ले जा, चल जा तो ले जा, ठीक है ना। तो इस टाइप से पैसा फेंक देते हैं, बिना पर्पज के भी पैसा मार्केट में ये इधर उधर देते रहते हैं किसी को। तो इस टाइप का जो बिहेवियर अपनाने वाला मेटल्स हैं
यानी जिस मेटल में बिना किसी रुकावट के इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाए या स्मॉल रुकावट स्मॉल डिले के तहत इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाए, दैट इज कॉल्ड गुड कंडक्टर और कंडक्टर। वो हमारा चालक या शुद्ध चालक है, ठीक है ना। ये कंडक्टर या गुड कंडक्टर जो अभी हमने यहाँ लिखा था, वो चलो हम यहाँ कंडक्ट फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी गुड कंडक्टर के पोजीशन के रूप में लिख देते हैं AU, नंबर सेकेंड AG, नंबर थर्ड CU, नंबर फोर्थ AL एंड नंबर बाकी आगे तो S1। नंबर सेकेंड हम आ जाए सेमी कंडक्टर। ये एक ऐसा टाइप का व्यक्ति है, संपत्ति है इसके पास, संपत्ति तो है इसके पास, ठीक है ना। अभी आगे चल के हम बताएंगे कि ये जो आधुनिक युग देखा जा रहा है, आधुनिक युग जो देख रहे हैं, मॉडर्न पीरियड जो चल रहा है ऑफ द वर्ल्ड, किसी एक देश के बारे में बात नहीं हो रहा है, आप पूरे होल वर्ल्ड के बारे में बात चल रहा है कि जो मॉडर्न पीरियड चल रहा है, जी हम एक देश दूसरा तीसरा चौथा कंपटीशन में लगे हुए हैं। किस बात के कंपटीशन में लगे हुए हैं? नए से नए आविष्कार के कंपटीशन में लगे हुए हैं ना। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर देख रहे थे, पहले कंप्यूटर जो आता था, स्टार्टिंग जो कंप्यूटर की श्रेणी होती थी, वो उस कंप्यूटर युग में वो उसमें कई राड से लगे होते थे, जिसको कैलकुलेशन यानी गणितीय कैलकुलेशन के यूज में काम किया जाता था। वो उसमें गोली सी लगी होती थी, उससे ऊपर नीचे करके ना वो यूज करते थे लोग गणित के काम में। उसके बाद कंप्यूटर आया, फर्स्ट स्टेप कंप्यूटर आया, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। इस समय कई राउंड के आगे हर एक ब्रांड जो निकलता है वो मॉडिफाइड ब्रांड हो जाता है। कुछ न कुछ उसमें इस नए से नए फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं, और वो जो नए फीचर ऐड किए जाते हैं, दैट फीचर इज कॉल्ड क्या? डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। वह फीचर ही टेक्नोलॉजी का क्या है? डेवलपमेंट है। और इस डेवलपमेंट के कार्य में हर एक देश के जो वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर्स हैं हमारे, वो क्या हैं? रातों दिन कार्य करते रहते हैं। क्लियर? तो यहाँ यदि अब हम देखें अर्थ सेमीकंडक्टर के बारे में बात हो रही है, ये ऐसा चीज, ऐसा बंदा है जो युग प्रवर्तक का काम करता है तो सेमीकंडक्टर, लेकिन यही मॉडर्न पीरियड का जो टेक्नोलॉजी जो चल रही है, उसका जन्मदाता यही है, ठीक है ना, सेमी कंडक्टर। अभी इसका डिटेल भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब इसको हम यदि सेमीकंडक्टर बोले हैं तो इसका कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके चलो। कॉन्सेप्ट इसका बेसिक ये है कि अभी हम पैसे वाले एग्जांपल दिए थे, इसके लिए यहाँ भी पैसे वाले भी देंगे। ये एक ऐसा धनाढ्य परिवार है, यानी संपत्ति वाला परिवार होता है, जो कि सामान्य अवस्था में यानी इन द जनरल कंडीशन वो दिखेगा बिल्कुल सिंपल दिखेगा। देखने में तुमको नहीं लगेगा जी ये बहुत ज्यादा पैसे वाला होगा, ठीक। लेकिन यदि कहीं पोजीशन वाली बात आ गई, पोजीशन वाली बात समझ में आ रहा है ना? पोजीशन वाली यानी शर्त वाली बात आ गई, तो शर्त वाली बात आते ही वो अपना
इकोनॉमिकली पावर दिखाना शुरू कर देगा। तो शर्त की बात आने का क्या मतलब, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। यदि वो ऐसे सिंपल सा है, पैसा रुपया ज्यादा इधर उधर नहीं एक पढ़ने के चक्कर में पड़ रहा है, तो उसको हल्का सा पहले क्या करो, हीटअप करो, क्रोधित कर दो। वो जैसे ही क्रोध में आएगा उसके बाद वो आ जाएगा अपने रूप में, मैं तो देख लूंगा, मैं बोलो किसको खरीदना है मैं खरीद लूंगा, वो आ जाएगा अपने फुल पोटेंसी में। ठीक है ना। तो कहानी वही है यहाँ, ये सेमीकंडक्टर सामान्य अवस्था में यानी एट रूम टेम्परेचर, रूम के टेम्परेचर पर ये एज ए इंसुलेटर कार्य करता रहता है, इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता। लेकिन इसके सिरों का तापक्रम यदि हम बढ़ा दें तो इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा। ठीक है ना। यानी ये यदि इसके अर्धचालक पदार्थ सेमीकंडक्टर मटेरियल के सिरों का टेम्परेचर यदि बढ़ा दिया जाए तो एज ए गुड कंडक्टर ये वर्क करने लगता है। ठीक है ना। लेकिन सामान्य टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर तक ये बिहेव करता है एज ए इंसुलेटर। ठीक है ना। तो ये इसमें दो आते हैं, दो पदार्थ आते हैं। कौन कौन से, तीन ऐसे पकड़ लो, लेकिन वैसे दो आते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। वैसे कॉपर भी आता है, वो कार्बन भी आता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के उस कॉन्फ़िगरेशन के तहत देखा जाए तो कार्बन भी इसी सीरीज का पदार्थ होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कार्बन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। अब कहो जी ये ऐसा क्यों, ये अर्धचालक में आते हैं? ये एक्चुअल में देखो ये होते हैं आयनिक होते हैं। आयनिक हम लोग पढ़ रखे हैं, आयनिक का कंसेप्ट हम लोग देख रखे हैं। यानी ये आयनिक का कंडीशन हम लोग को पता है भली बात। ये क्या है कंडीशन आयनिक का? आयनिक कंडीशन ये है कि सामान्य अवस्था में रहने के लिए बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वो 8 इलेक्ट्रॉन जिसके पास नहीं होता वो इलेक्ट्रॉन अपने से बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जो बाह्य कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन तक रहते हैं उसको भगा देगा, या 5, 6, 7 यदि रहेगा तो वो ग्रहण करेगा ना। 5 हो तो भी ग्रहण करेगा, 6 भी ग्रहण करेगा, 7 भी ग्रहण करेगा। ठीक। और नीचे यदि आ जाए तो 3 होगा तो भगाएगा, 2 को भी भगाएगा, 1 को भी भगाएगा। लेकिन नंबर 4 को न तो भगाएगा न तो ग्रहण करेगा। यानी बराबरी की बात आ गई ना, तो वहां भगा भी नहीं सकता और ग्रहण भी नहीं कर सकता। उस कंडीशन में वो क्या करता है, साझेदारी करता है। तो साझेदारी करेगा तो किसी शर्त के अनुसार साझेदारी होता है ना। मान लिया जाए कि दो पर्सन मिलके साझेदारी यानी आधा आधा पैसा लगाकर कोई बिजनेस शुरू किए, साझेदारी किए। ठीक। तो हल्का फुल्का नोक झोंक या ऊपर नीचे यदि बिहेवियर में आ भी जाए तो एक दूसरा समझ लेता है कि चलो बाद में समझ जाएगा, उसको बैठा के शांति से हिसाब समझाएंगे तो समझ जाएगा। यानी आसानी से शेयरिंग सिस्टम यानी किसी भी शर्त से यदि साझेदारी का बंधन बना हुआ है तो वो बंधन सामान्य तापक्रम पर टूटता नहीं है। जब तक टूटेगा नहीं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं उसमें पाया जाएगा तब तक
इलेक्ट्रॉन फ्लो उस मेटल के थ्रू नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन यदि इसके जीरो का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये जो बॉन्ड बना है ना शेयरिंग, कि 4 इलेक्ट्रॉन ने एक सेमीकंडक्टर मटेरियल लगा दिया, 4 ने दूसरा लगा दिया, बंधन बना लिया किसी कंडीशन पर, शर्त पर, वो इलेक्ट्रॉन यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो बंधन टूट जाता है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वहां जनरेट हो जाएंगे। और यदि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वहां उस मेटल में ऑलरेडी मौजूद है तो उससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा, फ्लो होता रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया इंसुलेटर। ये ऐसा पदार्थ है जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, इसलिए लाइक एज प्लास्टिक, रबर, ठीक है, वुड लकड़ी, सेरेमिक मटेरियल, ये सब जितने पेपर, ये सब जितने हम देख रहे हैं, ठीक है, स्टोन, पत्थर, इसमें ये सब सारे के सारे ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, यानी इसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है ना। ये हम यदि देखें तो ये जो बिजली, जो विद्युत का सर्किट, जो वायर दौड़ा रहता है कॉलोनी वगैरह में या कहीं भी इंडस्ट्री वगैरह में, तो पोल पर डायरेक्ट वायर को लिपट कर ले जाया जाता है क्या? नहीं, वहां एक लगा होता है, क्या लगा होता है? स्टैक लगा होता है। उस वायर को रोकने के लिए एक स्टैक लगा होता है, वो स्टैक होता है सेरेमिक मटेरियल का, यानी कुचालक पदार्थ का, ठीक है ना। जिसको हम जैसे वो देखते हैं ना घरेलू उपकरण में जो कप आते हैं, चाय पीने वाला सस्ते ब्रांड का कप, ठीक है ना, वो कप भी सेरेमिक मटेरियल ही होता है। तो उसी सेरेमिक मटेरियल का वो बना होता है, ठीक है ना, स्टैक, जो कि इंसुलेटर का कार्य करता है। वो यदि टच हो रहा है तो उसमें नहीं आएगा, और वो खंबे से, वो स्टैक खंबे से कनेक्ट रहता है, यानी हमारे पोल से कनेक्ट रहता है। पोल में भी विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से 3 टाइप के हम लोगों ने कुल पदार्थ को इलेक्ट्रिक फ्लो एंड फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर हमने देखा कि हमारे पास जो भी मटेरियल है उस मटेरियल के हिसाब से हम 3 टाइप में बांट दिए। नंबर फर्स्ट हमारा हो गया कंडक्टर, नंबर सेकंड सेमीकंडक्टर एंड नंबर थर्ड इंसुलेटर। तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ कंडक्टिंग और इन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है ना। तो ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो बेस्ड ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम, ठीक है। तो अभी ये देखें हम ओम्स लॉ क्या है, ओम का नियम क्या है। लेकिन इस नियम को देखने से पहले एक टॉपिक समझना अनिवार्य है, क्या? प्रतिरोध। इसको समझना अनिवार्य है, इसे हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो ये जो रेसिस्टेंस होता है, इसको हिंदी में लिखा गया है प्रतिरोध, ठीक, यानी प्रति प्लस अवरोध। इसको यदि इसका संधि विच्छेद कर दें तो ये हो जाएगा प्रति प्लस अवरोध। अवरोध मीन्स क्या होता है?
अवरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। अवरोध मीन्स रुकावट, ठीक। यानी किसी प्रति, माने किसी के प्रति, प्रति मीन्स विद रेस्पेक्ट टू, ठीक। यानी किसी के संदर्भ में रुकावट पैदा करना क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। तो ये जो हम प्रतिरोध या रेसिस्टेंस देख रहे हैं, ये किस संदर्भ में देख रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी के संदर्भ में देख रहे हैं। यानी दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज अपोज टू द इलेक्ट्रिक फ्लो, ठीक, इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। यानी किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का वह गुण जो अपने से होकर, यानी उससे होकर विद्युत प्रवाह का विरोध करे, उससे होकर बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करे, दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। पदार्थ के उस गुण को क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। यानी यह एक पदार्थ का प्रकृति है, ठीक है ना, मूल प्रकृति है, जो कि अपने से होकर विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करती हैं? रोकना चाहती है या रोकती है, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में सिंपल सी बात है कि पढ़ाई, सपोज करो ये पढ़ाई, बच्चों का मूल कार्य क्या है? पढ़ना। पढ़ाई के मार्ग में भी कोई न कोई अवरोध पैदा होता है ना, होता है। एक बालक पढ़ना चाहता है, दूसरा वहां शोर मचाता है, अवरोध हो गया, ठीक। चलो ये तो बाह्य अवरोध हो गया। अब बाह्य, ये भी अच्छी बात है। अभी एक शब्द आ गया बाह्य, अब ये भी समझ के चलेंगे। अभी एक्सटर्नल और इंटरनल दो टाइप के रेसिस्टेंस होते हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल माने अभी बताएंगे एक्सटर्नल मीनिंग क्या होता है, इंटरनल मीन्स क्या होता है। पहले हम प्रतिरोध को डिफाइन कर लें। तो ये रुकावट की बात आ रही है, तो हमने देखा कि एक ने बाहर से आवाज करके दूसरे बालक को डिस्टर्ब कर रहा। नंबर सेकेंड यदि देखें तो बालक पढ़ना तो चाहता है, उसका शरीर काम नहीं कर रहा, यानी शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर में दर्द हो रहा। पढ़ने बैठे तो शरीर में दर्द हो रहा ना, नींद आ रही है या आंख में दर्द होने लगा, ठीक है ना। बहुत टाइप के शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं, बहुत टाइप के। या ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ योर बॉडी। इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये भी रुकावट पैदा करती है पढ़ाई में, ठीक। इंटरनल है, एक्सटर्नल हम ये इंटरनल है, और भी इंटरनल है। सब शरीर का जो सबसे बड़ा बाधक है पढ़ाई के मार्ग का, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसे हम कहें, वो क्या है? मन। क्या है? मन। अब इस समय मान लो ठंडी का मौसम आ रहा है ना। ठंडी के मौसम में जब भी सुबह में गार्जियन उठाए या बालक भूले भट के अपने भी नींद खुल जाए, तो ये तो दिमाग पर आएगा जी एग्जाम आ रहा है, पढ़ना है, ठीक। लेकिन हल्का सा भी यदि उठ के बैठेगा, थोड़ा सा ठंड लगेगा, सोचेगा बाद में देख लेंगे, ये ठंड लग रहा, तुरंत चादर ओढ़ेगा, फिर क्या होगा? फीस हो जाएगा। तो ये मन का अवरोध है,
जो तुम्हारे पढ़ाई को बाधित कर रहा है, दैट इज योर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बॉडी। ये भी इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ योर बॉडी है ना, तुम्हारे शरीर का आंतरिक प्रतिरोध है ये। क्लियर है? और एक्सटर्नल में तो बहुत सारे इफेक्टेड हैं, जैसे अभी एक हमने बताया शोरगुल मान लो। दूसरा ये है जो बालक पढ़ना चाहता है, बालक का दिमाग खूब बढ़िया काम कर रहा है, बालक खूब आगे पढ़ना चाहता है, खूब मेहनत करके और से ज्यादा पढ़ के आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके घर का इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट गुड। तो वो बेचारा क्या करेगा, वो चाहते हुए भी अच्छी अच्छी किताबें उसको अवेलेबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, फीस वगैरह में दिक्कतें आएगी। तो इस टाइप के जो प्रतिरोध आ रहा है, बाधाएं आ रही हैं इन द स्टडी मीडियम, अध्ययन के माध्यम में, दैट इज योर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। सेम उसी तरह से यहां भी जो हम रेसिस्टेंस को अभी डिफाइन किए, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। इंटरनल जो रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टेंस या तो सपोज करें हम ये एक सर्किट हमने बना लिया। अब देखो यहाँ एक हमने सर्किट बनाया, एक बैटरी लगा दिए, यहाँ बैटरी लगाने के बाद यहाँ एक की लगा दिए। ठीक है, फिर हम चलें तो नीचे एक मान लो यहाँ एक फैन हमने लगा दिया। ठीक है, ये हमने एक फैन लगा दिया, ये फैन लगा दिया, और फैन लगाने के बाद हमने क्या किया, चलो इसको सीधे कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ बैटरी लगी है यानी पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल है, विभव है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये हमारी बैटरी जो लगी है यहाँ, ये निगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है, ये हमारा की है। ठीक है, यहाँ से जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होगा ना इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारा इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, आई होगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो ये जो बना है, कुछ तो रेसिस्टेंस इसका होगा, फैन का रेसिस्टेंस होगा ना। अब कहो कि फैन का क्या रेसिस्टेंस चल रहा है, दिखता तो है नहीं, फैन का रेसिस्टेंस होगा। कहो जो ये कौन सा रेसिस्टेंस है, तो सिंपल सी माइंड में अपने कंसेप्ट रखो, स्विच ऑफ है, ऑन नहीं है, तो हमारा फैन क्या है, चुपचाप शांत अवस्था में छत से लटका हुआ दिखाई दे रहा है ना। इसको घुमाता ना, यदि हम स्विच ऑन करेंगे तो इसको कोई न कोई ऐसा कारक इसके अंदर जाके काम करता है, जो इसको क्या करता है, बहुत तेजी से घुमाने लगता है। तो काम करता है ना कोई, तो जो काम करता है इस पर जाके, वो इसके जो फैन का शेप है, जो मूविंग पार्ट है, वो शांत अवस्था में जो बैठा है या रुका हुआ है, उसको गतिशील करने में जो कार्य करता है ना, यानी कार्य करता है, घुमाता है, घूमने लगता है। तो यदि कार्य करता है, घुमाता है, इसके मतलब उसको बल लगाता है। बल लगाएगा तभी तो कार्य होगा, बिना बल के कार्य होता है क्या, नहीं, बिना बल के कार्य नहीं होगा, बिना बल लगाए कार्य नहीं होता। तो इसमें बल लगा रहा है इसको घुमाने में। अब बल यदि लगा रहा है तो इसकी अवस्था का विरोध, ये अपनी अवस्था बल लगा के, बाह्य बल लगा के इसकी प्रारंभिक अवस्था का विरोध कर रहा है ना, अपोज कर रहा है। सपोज करो
कोई क्लास में बैठा है ना, दूसरा आया बल लगा के उसको धक्का दे दिया, तो धक्का दे दिया तो वो खिसक जाएगा या बेंच से नीचे नीचे भी गिर सकता है ना। तो वो जो बैठा है उसके मन के खिलाफ काम किया, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। वो अवरोध हुआ, वो जो चाह रहा है उसके मार्ग में बाधा, यानी बैठा है वो बैठना चाह रहा है, उसके मार्ग में उसकी इच्छा शक्ति में बाधा उत्पन्न करना ही क्या है, अवरोध है। दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, वही रेसिस्टेंस है। तो ये इसको जो घुमाया जा रहा है, कोई भी यंत्र और इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो कि एक्टिव करने, जिसको एक्टिव करने के लिए हम बल लगाते हैं, बाह्य बल लगाते हैं, वो बाह्य बल कैसे लगाते हैं, हथौड़ा मार के नहीं ना। फैन जो चलाते हैं तो हथौड़ा मार के चलाते हैं नहीं ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी देके उसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की सप्लाई कर देते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एनर्जी की सप्लाई करते हैं, और जिसके तहत वो कार्य करने लगता है उसकी प्रारंभिक अवस्था बदल जाती है। और वो जो अवस्था बदलने का विरोध जो उस पदार्थ या उस डिवाइस ने जो अपनी प्रारंभिक अवस्था बदलने का विरोध करता है, दैट इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस ऑफ द डिवाइस। तो ये जो पंखा, इसमें जब हम जबरदस्ती यहाँ से लाइट डाले तो ये अब जब ये घूमना शुरू करेगा, घूमना शुरू करेगा ना, लेकिन पहले ये घूमने के मूड में था नहीं, तो वो जो मूड में नहीं था, जबरदस्ती घुमाया जा रहा है किसी बल द्वारा, ठीक, तो वो बल के विरुद्ध जो इसका मूड काम कर रहा है या करेगा, वो इफेक्ट ही इस डिवाइस का रेसिस्टेंस कहलाता है। ठीक है ना, तो इसका रेसिस्टेंस हो गया। या सपोज अब चलो तो रेसिस्टेंस पर आ गया ना, यानी ऑल डिवाइस जो बिहेव करती हैं इन द सर्किट, वो किस फॉर्म में करती हैं, रेसिस्टेंस के फॉर्म में करती हैं। इसीलिए हम पहले यहाँ रेसिस्टेंस न लगाकर एक फैन लगा दिए थे दिखाने के लिए, ठीक है ना। यानी जितने रेसिस्टेंस सर्किट में दिख रहा है वो रेसिस्टेंस को रेसिस्टेंस के फॉर्म में नहीं, किसी न किसी डिवाइस के फॉर्म में देखो, लाइक ए फैन, बल्ब, टेलीविजन, मोटर, जितने हम यूज कर रहे हैं या करते हैं डिवाइसेस, ऑल डिवाइसेस एक ही इफेक्ट हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर डालती है। वो इफेक्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस, यानी उसमें जो बिजली विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस धारा का विरोध करना, ठीक है ना, वो एक ही काम करती है, उसका विरोध करना। तो यहां हमने अब रेसिस्टेंस बना लिया। हम क्या लेके चलेंगे अब, रेसिस्टेंस, यानी जब भी कहीं सर्किट में रेसिस्टेंस दिखे वो माइंड में तुमको हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, सबके माइंड में आ जाना चाहिए क्या, ये रेसिस्टेंस कोई न कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है। क्लियर? अच्छा, तो इसे डिनोट करते हैं, ये इफेक्ट जो है रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस लिखते हैं और इसी का कैपिटल आर उठा लेते हैं। तो ये हमारा हो गया नोटेशन ऑफ रेसिस्टेंस, सिंबल ऑफ क्या, नोटेशन और सिंबल एक ही बात है। नोटेशन और सिंबल ऑफ द रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो अब आगे हम देखेंगे, ये समझ लिए रेसिस्टेंस भी हमने क्या किया, समझ लिया। अब हमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम्स लॉ, नाउ आवर टॉपिक इज ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम। ये एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, जिन्होंने
एक लॉ दिया, नियम दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत विभव और विद्युत धारा के बीच में, संदर्भ में या संबंध में एक नियम दिया, जिस नियम के तहत यह कहा गया था, क्या कहा गया था कि किसी चालक के, चालक यानी कंडक्टर, चालक यानी कंडक्टर, कंडक्टर यानी डिवाइस, यानी क्या, डिवाइस, डिवाइस यानी जो भी उपकरण हम यूज करते हैं किसमें, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना। तो वो ये बोला गया कि किसी भी चालक के सिरों का ताप न बढ़ाया जाए, न बढ़ाया जाए, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने देखा था कि सेमीकंडक्टर जो कि which is behave as insulator at normal temperature or room temperature, यदि उसके सिरों का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता था या बढ़ाया जाए तो वो भी कंडक्टर की तरह से कार्य कर रहा था। यही रीजन है कि ये साहब जो बोले थे, क्या बोले थे कि चालक के सिरों का ताप यदि नियत रखा जाए, यानी बढ़ाया या घटाया न जाए, ठीक है ना, तो चालक के सिरों पर लगा विभवांतर यानी लगाया गया विभवांतर पोटेंशियल, उसमें बहने वाली धारा, विद्युत धारा का या के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। यानी पोटेंशियल across conductor is proportional to the electric current which is flows through the conductor, ठीक है। ये लिखा गया कि पोटेंशियल ए क्रॉस कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट व्हिच फ्लोज थ्रू द कंडक्टर रिमेन टेम्परेचर चेंज, रिमेन टेम्परेचर चेंज, चेंज लिखो या रिमेन टेम्परेचर कांस्टेंट लिखो, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये है कहानी, ये हमारा लॉ है किसका, ओम्स का लॉ है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ हमने ये देखा कि किसी भी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के
अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। लेकिन इसके दौरान टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में यदि हम देखें तो ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, V प्रोपोर्शनल टू I। हमने क्या लिखा, V चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, उस चालक में बहने वाली वैद्युत धारा के, यानी इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। अब ये भी एक कहानी हमेशा याद रखना है कि मैथमेटिकल डेरिवेशन के तहत जहां कहीं प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो उस साइन को हटाने पर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। दैट कांस्टेंट इन दिस केस विल बी इक्वल टू V इक्वल टू I R। वो जो कांस्टेंट हमारा होगा इस केस में वो हम क्या लिखे हैं, R, ठीक है ना। ये है हमारा R। ये R कहां से आ गया, ये क्या है, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। R क्या है, R is the resistance of the conductor. The unit of R is, अब ये यदि R आया तो R का यूनिट भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि I को तो हम एम्पियर से मापते हैं, V को वोल्ट से मापते हैं। R एक नया फिजिकल क्वांटिटी R आ गया, इस चीज को किससे ना मापें, तो ये हमारा, ये इसके बारे में तो हमें पता है, ये क्या है, चालक का प्रतिरोध है, यानी रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक। लेकिन इसका यूनिट यदि देखे, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू, इसको यदि हम लिखना चाहें तो ये हम लिख सकते हैं R इक्वल टू V बाई I, ठीक। तो इसको हम अब लिखेंगे इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर R ओम, वोल्ट पर एम्पियर R ओम। इसका यहां से यदि हम देखें तो ये मैथमेटिकल यूनिट तो हमारा आ रहा है वोल्ट बाई एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो रेजिस्टेंस है इसके बारे में जो डिस्कवर किया गया, जो कुछ स्टेटमेंट हमें मिला, वो किस वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग मिला था, ओम्स के अनुसार मिला था। इसलिए इसका यूनिट को भी क्या बोलते हैं हम, ओम्स बोला जाता है, यानी द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी ओम। इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा, ठीक है ना। और ये इसका सिंबल भी होता है, ओम का क्या होता है, सिंबल भी होता है। ये कैसा होता है, तो ये इसका सिंबल होता है ऐसा, ये रहा सिंबल, ठीक है ना, ये ओम है। यानी ओम कहीं लिखें, क्वेश्चन में आए तो ओम या तो लिखें और नहीं तो हम सिंबल बना दें, ये भी ओम ही पढ़ा जाता है। दिस सिंबल इज आल्सो नोन एज ओम, ये भी हमें ओम ही इंडिकेट कराता है, ठीक है ना। तो जैसे अभी क्वेश्चन वगैरह चलेगा या बुक वगैरह में क्वेश्चन लिखा होगा, तो यदि कहीं लिखना होगा ना 5 ओम 5 ओम, तो वो लिख देगा 5 ओम, ठीक। तो ये इस सिंबल को ओम आज के बाद क्या पढ़ना है, ओम ही पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से
इस चैप्टर का टॉपिक आज यही क्या किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक प्रतिरोध का निर्भरता, कि ये जो हमारा मटेरियल का प्रतिरोध है, मेटल का प्रतिरोध है, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, दो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। तो ये दोनों मेन टॉपिक का वीडियो के लिए कृपया कल तक का इंतजार करें, और आज यही इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। ये वीडियो यदि अच्छा लगे, टॉपिक को समझने में सहायक हो, तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।